दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद एटीएस की जांच कानपुर तक भी पहुंच गई है और आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने कानपुर के एक डॉक्टर को हिरासत में भी लिया है। शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज से पूछताछ में कई चौंका देने वाली जानकारियां मिली है और उसके बाद एटीएस ने यह कार्रवाई की है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली विस्फोट वाले दिन इस डॉक्टर की परवेज और शाहीन के संपर्क में रहने की बात सामने आई थी और एटीएस सूत्रों के मुताबिक इस डॉक्टर ने भी एमबीबीएस तक की पढ़ाई की है। कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर वो गया था और इस डॉक्टर से शाहीन के संपर्क भी बताए जा रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि दिल्ली विस्फोट कांड और उससे 4 दिन पहले जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे इस डॉक्टर का भी संपर्क निकला है। यह डॉक्टर भी संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त रहा है और उसके मोबाइल की कॉल डिटेल और उसमें मिले चैट से कई जानकारियां हाथ लगी है। एटीएस की टीम ने जैसे ही उसे उठाया उसके घर वालों में हड़कंप मच गया। यह कार्रवाई इतनी तेजी के साथ हुई कि डॉक्टर को भनक तक नहीं लगी और एटीएस सूत्रों का कहना है कि अगर एटीएस की टीम को पहुंचने में जरा सी देर हो जाती तो बुधवार शाम को ही शहर से वो बाहर भी निकलने वाला था। लेकिन यहां पर बड़े ही चौकन्ना रह के एटीएस ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और गिरफ्तार यहां पर कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है और आगे की जो पूछताछ है वो इस डॉक्टर से की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये डॉक्टर अभी एमबीबीएस तक की पढ़ाई कर चुका है और कार ब्लास्ट के बाद एटीएस कानपुर पहुंची और कानपुर के एक डॉक्टर को हिरासत में लिया है। शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज से मिली जानकारी के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है। दिल्ली विस्फोट वाले दिन इस डॉक्टर की परवेज और शाहीन के संपर्क में रहने वालों से भी बातचीत हुई थी। एटीएस सूत्रों के अनुसार इस डॉक्टर ने भी एमबीबीएस तक की पढ़ाई की। कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर भी गया हुआ था ये, यानी कि इसके भी तार कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शाहीन, परवेज और साथ ही उनके द्वारा जिनके साथ भी इनका संपर्क किया गया, सभी से इसके तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, अब एक और डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है, एमबीबीएस तक की इसने भी पढ़ाई की है और यह बताया जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन के संपर्क में, डॉक्टर शाहीन की जिन लोगों से बातचीत हुई उनके संपर्क में भी ये डॉक्टर रहा है। यानी कि ये जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल सामने आ रहा है इसमें कई ऐसे लोग हैं जो कि डॉक्टर्स हैं और इनके द्वारा ही ये पूरी जो प्लानिंग है उसको रचा गया। आप इस पूरे मामले को बिल्कुल सही कह रही हैं कि इस पूरे मामले में जिस तरह से ये वाइट कॉलर डॉक्टर्स की एक बड़ा मॉड्यूल को क्रैकडाउन किया गया है, निश्चित रूप से ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक नया जांच का पहलू होगा, क्योंकि डॉक्टर्स ये वो डॉक्टर्स हैं जो फिलहाल पढ़े लिखे हैं और एमबीबीएस हैं और आम लोगों के बीच में मरीजों को देख रहे हैं। यानी कि आप समझिए कि जैश का ये जो ऑपरेशन था वो पढ़े लिखे इन डॉक्टर्स को कितना ज्यादा रेडिकलाइज किया गया होगा कि ये तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह के षड्यंत्र में शामिल हुए और लगातार जो ये ऑपरेशन हो रहा है जिसमें अब कड़ियां दर कड़ियां जुड़ रही हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, ऐसे कई संदिग्ध हैं जिनसे पूछताछ में नए नए खुलासे हो रहे हैं। परवेज जो नाम सामने आया, परवेज को भी फिलहाल एनआईए की तरफ से हिरासत में लिया गया है। जो शाहिदा का भाई बताया जा रहा है उसकी भी इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में है, संदिग्ध दिख रही है, जिसकी वजह से एनआईए ने फिलहाल ये गिरफ्तारी की है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से एनआईए इस पूरे मामले में जांच कर रही है ऐसे में बेहद चौंकाने वाला ये मॉड्यूल है, क्योंकि आम लोगों के बीच में अभी तक जो ऑपरेशन देखे जा रहे थे, चाहे वो इंडियन मुजाहिदीन के हों या तमाम जो आतंकी संगठन हो, वो उन लोगों को हायर करते थे जो बेरोजगार होते थे, जिनके पास पैसा नहीं था। लेकिन ये डॉक्टर्स वो डॉक्टर्स हैं जो संपन्न हैं, पढ़े लिखे हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है, बावजूद इसके रेडिकलाइज हो रहे हैं। इसका मतलब ये था कि ये प्लान इस तरीके से किया गया कि सुरक्षा एजेंसियों को इनकी भनक ना लगे, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इस पूरे मॉड्यूल को क्रैकडाउन किया और अब जब इस पूरे मामले में अब होते चले जा रहे हैं और किन लोगों तक पहुंचने की कोशिश यहां पर की जाती है, क्योंकि कई गिरफ्तारियां अभी होंगी, कई खुलासे अभी होंगे। सुशील, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, दिल्ली कार धमाके को लेकर अब एक नई थ्योरी निकलकर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक वायरल पोस्ट के बाद ये अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि आतंकी उमर काफी डर गया था और डरकर ही उसने ये धमाका कर दिया।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने 10 नवंबर को शाम 6:10 पर एक्स पर एक पोस्ट लिखा था कि यू कैन रन बट यू कांट हाइड, यानी कि तुम भाग तो सकते हो लेकिन हमसे बच नहीं सकते। दावा है कि पुलिस का ये पोस्ट देखने के बाद उमर काफी डरा हुआ था। पकड़े जाने के डर से उमर ने जल्दबाजी में कार में विस्फोटक लगाया और जम्मू कश्मीर पुलिस के पोस्ट से करीब 40 मिनट बाद ही 6:52 पर धमाका किया। बताया जा रहा है कि उमर जम्मू कश्मीर पुलिस से बचते हुए दिल्ली आया था और लाल किले के पास उसने धमाके को अंजाम दिया। लेकिन देखिए 10 नवंबर को हुए इस धमाके के बाद एक सवाल ये है जो सबके मन में भी है। सवाल ये है कि क्या ये हमला आत्मघाती हमला था या फिर नहीं। अभी तक की जांच से यही सामने निकल कर आ रहा है कि ये हमला आत्मघाती या फिदायीन हमला नहीं था। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि धमाके से ठीक पहले कार में 3 लोग बैठे हुए दिखाई दिए थे। वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि अगर कार में 3 लोग थे तो सभी के आत्मघाती हमलावर होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि आमतौर पर फिदायीन हमलों में 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 हमलावर होते हैं जो विस्फोटक ले जाकर खुद को उड़ा लेते हैं और कई निर्दोष लोगों की जान लेते हैं। लेकिन धमाके से पहले आए सीसीटीवी वीडियो में कार में 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, जिससे इस बात की संभावना बहुत कम है कि यह आत्मघाती हमला होगा। हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि जांच चल रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियों को इस बात का भी शक जरूर है कि यह धमाका बहुत जल्दबाजी में किया गया। इसमें एक एंगल ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि कार सवार लोग विस्फोटक को हैंडल कर रहे थे। ऐसे में यह हो सकता है कि गलती से यह धमाका हो गया होगा। कयास तो यहाँ तक लगाए जा रहे हैं कि विस्फोट वाली कार शायद दूसरी जगह ले जाई जा रही थी, लेकिन कार सवार आतंकी विस्फोटक को हैंडल नहीं कर पाए और गलती से ट्रिगर दब गया, जिससे धमाका हुआ। जांच एजेंसियां अब फॉरेंसिक सबूत और मोबाइल नेटवर्क से मिले डंप डेटा की मदद से ये पता लगाने में जुटी है कि कार सवार लोग किन के संपर्क में थे और क्या वे असली प्लान से अनजान थे। फिलहाल i20 कार में बैठे 3 लोगों की भूमिका इस मामले की सबसे बड़ी पहेली बनी हुई है। लेकिन देखिए सोमवार को हुए इस विस्फोट ने पहलगाम हमले के बाद एक बार फिर से लोगों को डरा दिया है। लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या देश में फिर पुराना दौर लौट आया है। तो सुरक्षा व्यवस्था आपको बता दें और भी ज्यादा यहां पर खुफिया एजेंसियों के द्वारा कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि सवाल भी यहां पर खड़े हो रहे हैं। ऐसे में 7 गंभीर सवाल हैं जिनका जवाब आज पूरा देश कहीं ना कहीं मांग रहा है। सवाल नंबर 1 कि यह धमाका देश की राजधानी दिल्ली के सबसे संवेदनशील इलाके यानी कि लाल किले के पास हुआ, तो खुफिया एजेंसियों को इस खतरे के बारे में भनक क्यों नहीं लगी। सवाल नंबर 2 कि फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक बरामद होता है, इसके बाद भी हाई अलर्ट घोषित क्यों नहीं किया गया। आखिर क्यों भारी मात्रा में RDX मिलने के बावजूद भी हरियाणा और दिल्ली पुलिस सतर्क नहीं थी। सवाल नंबर 3 हरियाणा से विस्फोटक भरी एक कार दिल्ली आ गई और किसी को भनक तक नहीं लगी, जबकि सीसीटीवी कैमरे की मदद से और सघन चेकिंग अभियान चलाकर इस धमाके को रोका जा सकता था। सवाल नंबर 4 जम्मू कश्मीर का खतरनाक आतंकी उमर इतने दिनों से फरीदाबाद में ही घूम रहा था, तो उसे पकड़ने की कोशिश आखिर क्यों नहीं की गई। सवाल नंबर 5 महत्वपूर्ण सवाल कि हरियाणा के फरीदाबाद में टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी जांच में केंद्रीय एजेंसियों को शामिल नहीं किया गया और केवल पुलिस ही क्यों मामले की जांच करती रही। सवाल नंबर 6 कि कुछ महीने पहले ही 22 अप्रैल को पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ था, फिर भी सुरक्षा तंत्र को मजबूत क्यों नहीं किया गया था। सवाल नंबर 7 पहलगाम के बाद यह साल का दूसरा सबसे बड़ा आतंकी हमला है। ऐसे में इस हमले और इसके पीछे हुई भयानक लापरवाही की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।